हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। एंड नाउ देयर आर ओनली फ्यू डेज लेफ्ट फॉर जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इस पे जो इंग्लिश का जो आपका पोर्शन है जिसमें कि हमने सारा का सारा जो सिलेबस उसका है कंप्लीट किया है, उसमें जो हमने एमसीक्यूज लाए थे और वो हमने कंप्लीट किया है। आई होप वो वीडियोस आपने देखे होंगे। तो फिर मैंने आपको बोला था मैं इस पे जो है मॉक टेस्ट लाऊंगा आपके लिए, जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होता है जिसमें कि आपके 25 के 25 क्वेश्चन होंगे। तो वही हम आज करेंगे जिसमें कि 25 क्वेश्चन होंगे। और ये जो 25 क्वेश्चन है ये आपके हर टॉपिक में से होंगे। जितने भी आपके 10 टॉपिक इंग्लिश पोर्शन में हैं, 10 के 10 टॉपिक से मैंने ये 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका स्कोर क्या बनता है उसमें वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सो डैट कि हम देखेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कितना आपका स्कोर बन रहा है। इफ़ यू आर स्कोरिंग लाइक अराउंड 22, 20 प्लस अगर आप कर रहे हैं तो ठीक ठाक स्कोर है। बट इफ़ यू आर गेटिंग 22 प्लस, दैट इज़ ब्रिलियंट। ठीक है, जो आपका पहला सवाल है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। दैट डे सन राइजेस इन द ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए एन द और नो आर्टिकल बताइए। सो द राइट आंसर विल बी, आप क्या करेंगे वीडियो को पॉज कर सकते हो और राइट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो बताइए दैट डे सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक, इसके साथ क्या लगेगा, देखो मैंने आपको बोला था जो सन है वो एक प्रॉपर नाउन है। कहने का मतलब ये स्पेसिफिक नाउन है। इट इज वन ऑफ द यूनिक थिंग इन द यूनिवर्स। तो इसके साथ द लगेगा। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा द होगा, बिकॉज द इज यूज। द किसके साथ लगता है, टू रेफर टू सम जो स्पेसिफिक होगा उसके साथ द लगता है। द सन इज यूनिक एंड यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड रिक्वायरिंग फॉर द डेफिनेट आर्टिकल। द क्या होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल से आया है, जो मैंने आर्टिकल टॉपिक पढ़ाया हुआ है आप वो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। क्योंकि यहाँ पे उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं ये सारा जो है वहाँ पे एन और द सारा का सारा एक्सप्लेन किया है। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। सेकेंड, शी बॉट डैश अम्ब्रेला फ्रॉम द स्टोर। बताइए, she bought dash umbrella from the store. So the right option will be option number B. एन, देखो अम्ब्रेला की जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है। बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद वॉवेल साउंड, एन उसके जो है आगे लगता है जिसकी वॉवेल साउंड होती है। क्योंकि अम्ब्रेला जो है ये जो है वॉवेल साउंड से बिगिन करता है, तो एन यहाँ पे करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो जिन लोगों ने बी मार्क किया है उनका सही होगा। नेक्स्ट क्या है, ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेडली पूछा जाता है। बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर एन। क्योंकि ऑनेस्ट जो है इसकी साउंड भी वॉवल निकलती है, भले ही इसके जो है एच से जो है स्टार्ट होता है, लेकिन जो एच होता है वो कॉमन रहता है, सॉरी वो साइलेंट रहता है। सो इसकी जो साउंड है वो वॉवल है, दैट इज द रीजन एन इसके पहले लगेगा। एंड ऑनेस्ट बिगिनिंग्स विद द साइलेंट एच मेकिंग इट साउंड लाइक ए वॉवल। ठीक है, जिस किसी भी वर्ड की वॉवल साउंड होगी उससे पहले एन लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लास इन द सेंटेंस। अभी क्लास से आपका एक सवाल है, आई वेंट होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड। बताइए इसमें कौन सा क्लास है, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, इंडिपेंडेंट। सो देयर इज एडवर्ब क्लास। ठीक है, मैंने आपको समझाया था बिकॉज आई वॉज टायर्ड क्या है, एडवर्ब क्लास है। एडवर्ब क्लास का मतलब होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है। इट मॉडिफाइज द वर्ब वेंट बाय स्टेटिंग द रीजन। ठीक, यहाँ पे क्या बोलता है, मैं घर गया। ठीक, मतलब कि वेंट क्या है यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, मैं घर गया बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था। तो इसका रीजन देता है कि मैं घर क्यों गया। ये जो बिकॉज है इससे आपको पता चलता है कि क्लास है। तो अब कौन सा क्लास है, क्योंकि यहाँ पे वेंट जो है वर्ब है, वर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। सो इट इज एडवर्ब क्लास। और मैंने आपको फिर बोला था जो एडवर्ब क्लास अगर आपको पहचानना होगा कौन होगा, सो दैट स्टार्ट विद इफ से स्टार्ट होता होगा, बिकॉज से। ठीक, ये मैंने आपको बोला था, इससे जो है आप एडवर्ब क्लास को पहचान सकते हैं। बिकॉज आई वॉज टायर्ड इज एडवर्ब क्लास। ठीक है, क्योंकि मैं थका हुआ था, ये उसका रीज़न बताता है। जो आप घर गए हैं, आई वेंट होम जो मैं घर गया हूँ, उसका रीज़न बताता है क्यों मैं घर गया, क्योंकि मैं थका हुआ था। तो ये एक्चुअली मॉडिफाई करता है आपके इस वेंट को, जाने को। ठीक है, तो दैट इज एडवर्ब क्लास। डिटेल के साथ अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरा जो क्लासेस का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लास। अब इसमें आपको रिलेटिव क्लास लगाना। ही इज द मैन
फुल स्टॉप ही सेव्ड द चाइल्ड। आपने उनको मिलाना है और बताना है कि इसका जो है कैसे आप रिलेटिव क्लॉज जोड़ सकते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ही इज द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड। रिलेटिव क्लॉज का मतलब ये होता है एडजेक्टिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज एक ही होता है। अब फिर मैंने आपको बोला, देखो, ही इज द मैन फुल स्टॉप ही सेव्ड द चाइल्ड। रिलेटिव क्लॉज को मैंने आपको बोला था कि आप कैसे पहचानोगे, डैट से, ठीक है, हु से, विच से। और रिलेटिव क्लास को ही हम एडजेक्टिव क्लास बोलते हैं। और एडजेक्टिव क्लास का मतलब होता है जब आप किसी नाउन को उसके बारे में थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ही इज़ द मैन, ये एक ऐसा इंसान जिसने मेरे बच्चे को, ही सेव द चाइल्ड, जिसने बच्चे को बचाया। तो इस इंसान के बारे में थोड़ी बहुत और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो अब अगर आप हमने इसको कनेक्ट करना है तो रिलेटिव क्लास से कनेक्ट करेंगे। रिलेटिव क्लास से कनेक्ट करेंगे तो या तो हु लगाएंगे, या विच लगाएंगे, डैट लगाएंगे। अब विच जो होता है चीज़ों के साथ लगता है, तो जो इंसानों के साथ क्या लगता है, हु। द मैन, हु ह्यूमन बीइंग है तो हु लगेगा। ही इज़ द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड। अब ऑप्शन भी अगर आप देखेंगे, ही इज़ द मैन एंड सेव्ड माई चाइल्ड, नहीं होगा क्योंकि ये इसमें कोई क्लास है ही नहीं। ही इज़ द मैन विच सेव्ड माई चाइल्ड, विच तो लगेगा नहीं। ही इज़ द मैन टू सेव द चाइल्ड, ये कोई क्लास है ही नहीं। तो राइट ऑप्शन विल बी ही इज़ द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड। सो हु सेव्ड द चाइल्ड यहाँ पर रिलेटिव क्लास होगा या एडजेक्टिव क्लास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ क्लास अंडरलाइन द बुक दैट आई बोरोड वाज इंटरेस्टिंग। बताओ, जो बुक मैंने बोरो करी थी वो इंटरेस्टिंग थी, तो कौन सा यहाँ पे क्लास है। सो इट विल एडजेक्टिव क्लास। दैट आई बोरोड क्या है, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन यहाँ पे क्या है, बुक है, तो ये इसको एडजेक्टिव क्लास बनाता है, ठीक है। द बुक दैट आई बोरोड, मैंने आपको बोला था रिलेटिव क्लास का मतलब ही होता है एडजेक्टिव क्लास, ठीक है। तो दैट इज एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास का मतलब जो होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन एवरीवन मस्ट ब्रिंग डैश डैश ओन लंच। बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, हिज और हर। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो एवरीवन है वो सिंगुलर है। सो हिज और हर इज द करेक्ट सिंगुलर प्रोनाउन टू वॉच। अब देखो, मॉक टेस्ट लाने का मतलब ये यहाँ पे ये होता है, जो अब मैं 25 क्वेश्चन लाऊंगा, कोई ना कोई पॉइंट जो है हमसे छोटा होगा इन द एमसीक्यू सेशन। अब मैं चाहता हूँ, अब होता क्या है मॉक टेस्ट से, अगर आपको कोई पॉइंट मिस होता है, आपकी जो हमने एमसीक्यू सेशन लाए थे वो इन मॉक टेस्ट के जरिए कवर हो जाएंगे, यही मकसद होता है, ठीक है। जैसा कि एवरीवन के बारे में आई डोंट, मुझे नहीं लगता शायद हमने इसके बारे में पढ़ा था प्रोनाउन में। तो एवरीवन क्या है, ये सिंगुलर है। एवरीवन, नोबडी, समबडी, ठीक है। और क्या है, नो वन, समवन, समवन, ठीक है। ये क्या होते हैं, इंडेफिनिट जो है होते हैं, क्या उनको बोलते हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही लगता है। जैसा कि यहाँ पे एवरीवन के साथ क्या लगा, सिंगुलर लगा, हिज और हर। इसी तरह नोबडी, समबडी, एवरीबडी। इसी तरह आपका ईदर होता है, नीदर होता है, ये हमेशा जो है सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही लगता है। जैसे कि यहाँ पे एवरीवन क्या है, एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर ओन लंच। अगर हम ये लगाएंगे, आपको ये मतलब सुनने में लगेगा ये तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, बट एवरीवन जो होता है ये सिंगुलर ही होता है। नीदर जो है, ईदर जो होता है वो सारे के सारे सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो है सिंगुलर प्रोनाउन ही लगेगा। देयर यहाँ पे प्लूरल है, हिज और हर ये दोनों लग सकते हैं। डैट इज द रीजन ऑप्शन नंबर डी आएगा। एवरीवन मस्ट ब्रिंग हर ओन लंच या एवरीवन मस्ट ब्रिंग हिज ओन लंच, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शी बिलीव्ड हरसेल्फ फॉर द मिस्टेक। उसने खुद को बिलीव किया, गलती उसने कोई गलती करी थी तो फिर उसने खुद को बिलीव किया। बताइए जी इसमें कौन सा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हरसेल्फ, शी, द, मिस्टेक। बताइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, वो हमने वीडियो में पढ़ा था, जो हमने प्रोनाउन का जो क्लास हमने पढ़ा था। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, हरसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ठीक। हरसेल्फ रिफ्लेक्ट्स बैक टू शी, तो हरसेल्फ जो होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। हरसेल्फ हो गया, माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्व्स हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब एक सब्जेक्ट अपने आप पे ही काम करता है, यहाँ पे उसने खुद को ही ब्लेम किया किसी गलती के लिए, तो तब हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं।
ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स, नीदर ऑफ द बॉयज डिड डैश होमवर्क। नीदर ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से किसी ने भी अपनी होमवर्क नहीं करी। बताया जी, इसमें हिज लगेगा, देयर लगेगा, इट्स लगेगा, हर्स लगेगा। नीदर ऑफ द बॉयज डिड हिज होमवर्क, नीदर ऑफ द बॉयज डिड देयर होमवर्क, नीदर ऑफ द बॉयज डिड इट इज होमवर्क, और नीदर ऑफ द बॉयज डिड हर्स होमवर्क। बताइए। सो द राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हिज। मैंने आपको अभी बोला था, जो नीदर और ईदर जो है इसके साथ भी सिंगुलर ही लगता है। नीदर इज सिंगुलर, सो द सिंगुलर प्रोनाउन हिज इज करेक्ट। नीदर ऑफ द बॉयज डिड हिज होमवर्क। ठीक है। नीदर ऑफ द बॉयज, भले ही आपको यहाँ पे लिखा यहाँ तो बॉयज हैं, ये तो प्लूरल है, बट जो नीदर यहाँ पे सिग्निफाई करता है वो एक लड़के को सिग्निफाई करता है। उन लड़कों में से किसी ने भी, ये जो किसी का हम वर्ड यूज करते हैं ये सिंगुलर होता है। ठीक। ईदर ऑफ द बॉय, इन दो लड़कों में से। ईदर ऑफ द टू बॉयज का मतलब क्या होता है, इन दो लड़कों में से एक लड़का। तो एक लड़का क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही प्रोनाउन भी लगेगा। ठीक है। आइडेंटिफाई द होमोफोन पेयर, इसमें होमोफोन पेयर कौन सी है। राइट राइट, हेयर हेयर, फ्लावर फ्लावर। ठीक है, या ऑल ऑफ द एबो। बताइए। सो बेसिकली ऑल ऑफ द एबो है। होमोफोन का मतलब होता है जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होगी, जिनका मतलब डिफरेंट होगा, बट जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे RIGHT, उसको भी हम राइट बोलते हैं, और WRITS को भी हम राइट बोलते हैं। HAIR हेयर, HARE हेयर, FLOUR FLOER। फ्लोर का मतलब होता है आटा, फ्लोर का मतलब होता है फूल। ठीक। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम, भले ही आप थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस करेंगे, आपको लगेगा ये तो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, बट ऑफिशियली आई मीन टू से जो इनकी लॉजिकली जो प्रोनाउंसिएशन है, जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो इनकी सेम है। फ्लावर फ्लावर। ठीक है, इन दोनों को हम ऐसे ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद इनकरेक्ट होमोफोन यूसेज। जहाँ पे होमोफोन का सही से यूज नहीं हुआ है वो आपको सेंटेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बताइए। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, ही वन द प्राइज फॉर हिज एसे। आई कैन सी द सी फ्रॉम हेयर, मैं समुद्र को यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक। यहाँ पे भी करेक्ट है। द बियर वॉज फेयर्स, ये भी करेक्ट है। दे रीड द बुक, यस दे रेड द बुक यस्टरडे, ये भी सही है। ही वन द प्राइज फॉर हिज एसे। प्राइस दो होते हैं, एक होता है आपका प्राइस, जिसका मतलब होता है कीमत किसी चीज़ का, कॉस्ट। दूसरा होता है प्राइज, प्राइज का मतलब होता है क्या, कोई अवार्ड। सो प्राइज शुड बी रिप्लेस, यहाँ पे प्राइज होना चाहिए था, प्राइस के बदले यहाँ पे प्राइज होना चाहिए था। ही वन द प्राइज फॉर हिज एसे, सो रिप्लेस विद प्राइज एज अ लेटर इज अ रिवार्ड। प्राइज का मतलब होता है रिवार्ड, यहाँ पे PRIC नहीं लगेगा, PRI जड़ी लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो होमोफोन था वो इनकरेक्ट था। नेक्स्ट क्या है, विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। टेंस का अभी भी हमने पढ़ा, जिन लोगों को नहीं पता वो जाके वीडियो में देख सकते हैं। बताइए। सो द राइट आंसर विल बी, बताओ। I walk to school every day. She is walking to school. I have walked to school. She walked to school yesterday. बताइए। So the right answer will be option number C is the present perfect tense. Present perfect tense जो होता है इसमें has है प्लस past participle, मतलब has है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मुझे अब बताए, आई वॉक टू स्कूल एवरी डे क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है। शी इज वॉकिंग टू स्कूल इज प्लस इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है। अब ये जो शी वॉक्ड स्कूल यस्टरडे, वो कल स्कूल गई थी, तो पास्ट हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। पास्ट सिंपल के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ इज एम आर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट सिंपल के साथ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, शी डैश टू द मार्केट बिफोर इट रेन, इसमें आपको करेक्ट टेंस लगाना है। बताइए। She has gone to the market, she goes to the market, she went to the market, she had gone to the market. So it will be she had gone to the market. ये क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, अब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे पता लगेगा कि इस सेंटेंस में है। इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन। फिर मैंने आपको बोला पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन। जब पास्ट में दो एक्शन होती हैं, एक एक्शन पहली होती है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में
जो है इसको हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं और उसमें जो टेनिस होता है पास्ट परफेक्ट का लगता है। उसके बाद जो एक्शन होती है उसमें प्रेजेंट पास्ट सिंपल लगता है। मिसाल के तौर पर बिफोर इट रेन इट, ये जो रेन है रेन की सेकंड फॉर्म है, सो इट विल बी पास्ट सिंपल। अब अगर आप इसका मतलब निकालेंगे, शी हैड गॉन टू द मार्केट बिफोर इट रेन, वो मार्केट गई थी जब बारिश हुई, मतलब कि पहले वो मार्केट गई थी उसके बाद बारिश हुई। तो ये मार्केट उसका जाना ये पास्ट परफेक्ट है, ये जो एक्शन थी ये कंप्लीट हो चुकी थी बारिश के आने से पहले। तो बारिश का आना जो है पास्ट सिंपल में हम उसको लिखते हैं, उससे पहले जो एक्शन होती है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। ठीक है। अब अगर आप बोलते मैं ऑप्शन नंबर ए लगाऊंगा हैज़ गॉन, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, यहाँ पे पास्ट है तो नहीं जमेगा। शी गोज टू द मार्केट बिफोर इट रेन, ये भी नहीं जमेगा, क्योंकि देखो आपको कैसे पता लगा कि इसमें पास्ट परफेक्ट लगाना है, जब आपने ये वाला सेंटेंस लगाया बिफोर ट्रेन, क्योंकि ये पास्ट सिंपल में है, पास्ट में एक्शन हुई है, तो हम पहले भी पास्ट परफेक्ट का ही लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिफाई करना है। शी विल बी स्टडीइंग एट 6 PM, शी स्टडी यस्टरडे, शी हैज़ बीन स्टडीइंग ऑल डे, शी इज स्टडीइंग नाउ। बताइए फ्यूचर कंटिन्यूअस कौन सा है? सो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, शी विल बी स्टडीइंग एट 6 PM। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, विल बी प्लस ing form of verb। अब अगर आप देखेंगे जो जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है? पास्ट सिंपल है। कैसे? स्टडीड, स्टडी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट सिंपल हो गया। शी हैज बीन स्टडीइंग ऑल डे, हैज बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शी इज स्टडीइंग नाउ, इज प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है, जो मैंने आपको बोला था। ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, शी विल बी स्टडीइंग एट 6 PM। वो 6 बजे पढ़ रही होंगी, यही इसका मतलब होगा। नेक्स्ट क्या है? चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, इसमें आपको करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है बताइए। माय फेवरेट कलर इज रेड, ब्लू एंड ग्रीन, सो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अब पहली बात, अगर आप पहला सेंटेंस देखेंगे, माय फेवरेट कलर इज रेड, ब्लू एंड ग्रीन। माय फेवरेट कलर इज रेड, ब्लू और ग्रीन। हम्म। तो इसमें जो ये बोलता है कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, इसमें ऑक्सफोर्ड कामा होता है। फिर मैंने आपको बोला था जो एंड से पहले हम कॉमा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कामा। ठीक है, जो कि यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट है और आंसर क्लियरिटी करता है। हालांकि मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए और सी ये दोनों आ सकते हैं। ठीक, तो आई विल चेक इट आउट। फिलहाल आप जिनका ए जिनने लिया है जो है इसमें मार्क किया उनका भी सही हम मानते हैं, और जिनने सी मार्क किया है उनका भी हम फिलहाल सही मानते हैं। आई विल चेक इट आउट एंड आई विल लेट यू नो कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इसने जो है ऑक्सफोर्ड कामा जो मैंने आपको बोला था ऑप्शनल है, ये लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक, बट यहाँ पे इसने बोला कि ऑक्सफोर्ड कामा कामा वाला सही है, तो आई विल चेक इट आउट कि कौन सा वाला सही है, फिर मैं आपको आई विल लेट यू नो। फिलहाल जिनने ए लगाया है उनका भी सही है, और जिनका सी जिन्हें लगाया है वो भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसमें आपको जो पंक्चुएशन है वो आपको करेक्ट करनी है। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड। बताइए बताइए क्या उसको होगा, इसमें कौन सा जो है सेंटेंस करेक्ट होगा? सो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, जो क्वेश्चन मार्क होता है वो हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर होता है। इन दो कामर्स जो होते हैं इनके अंदर जो है क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं, और शी जो है ये कैपिटलाइज नहीं है एज इट पार्ट ऑफ सेम सेंटेंस। मतलब जो शी है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सेम सेंटेंस की एक पार्ट है। कैपिटल में हम तब लगाते हैं जब पीरियड ऑफ लगाते हैं, मतलब जो फुल स्टॉप लगाते हैं उसके बाद वाला जो हम वर्ड लगाते हैं उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बट एक ही सेंटेंस में हम जो है वर्ड को कैपिटल नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा वेयर आर यू गोइंग, क्योंकि एक सवाल है तो वेयर आर यू गोइंग में कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी में भी क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर बचा ऑप्शन नंबर बी और सी, इसमें चूंकि कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है क्वेश्चन मार्क है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो शी जो है ये कैपिटल से स्टार्ट होता है, बट जो कि होना नहीं चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्यों? क्योंकि शी का जो एस होगा वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। सो दैट इज द रीजन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
चूज द सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट, इसका सिनोनिम क्या होगा बताइए। काइंड, क्रूअल, हॉस्टाइल, ग्रीडी। बिल्कुल इजी सवाल है, बताइए। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, काइंड, ठीक है। सो बेनोवेलेंट का मतलब होता है काइंड, ठीक है, वेल मीनिंग। तो काइंड इसका सिनोनिम हो। क्रूअल का मतलब होता है जालिम, हॉस्टाइल का मतलब होता है वो दुश्मनी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो ये इसका कोई सिनोनिम होगा नहीं। तो बेनोवेलेंट का मतलब होता है काइंड, जिसका दिल बहुत सॉफ्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग जिसकी होती है। आइडेंटिफाई द एंटीनिम ऑफ एबंडेंट का एंटीनिम आपको बताना है, अपोजिट वर्ड आपको इसका बताना है, बताइए। सफिशिएंट, स्कार्स, प्लेंटफुल, प्रोफूज। सो स्कार्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एबंडेंट का मतलब क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में कोई भी चीज होना, बहुत ज्यादा। तो हमें इसका अपोजिट देखना था। अब अपोजिट क्या है, स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या है, स्कार्स का मतलब बहुत कम, मतलब कि जो सफिशिएंट नहीं होता है। तो सफिशिएंट का मतलब भी होता है काफी, प्लेंटफुल का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। सो स्कार्स इज द राइट आंसर। स्कार्सिटी का मतलब होता है कम, कमी जिसको हम बोलते हैं। सो अबंडेंट का जो अपोजिट वर्ड होगा वो स्कार्स होगा। नेक्स्ट क्या है, लाइट डार्कनेस। हैप्पीनेस में क्या आएगी, एनालॉगी को क्वेश्चन है बेसिकली। अगर लाइट डार्कनेस से रिलेट है, हैप्पीनेस किससे रिलेट होगी, बताइए। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, ग्लूम। जो कोई ये जो लाइट और डार्कनेस ही अपोजिट है। लाइट का अपोजिट क्या है, डार्कनेस है। जो रोशनी है इसका जो है अंधेरा अपोजिट होगा। तो हैप्पीनेस जो है खुशी है, इसका अपोजिट क्या होगा, ग्लूम, कोई गम, ठीक है। जॉय, ब्लेस, एक्साइटमेंट, ये सारे के सारे हैप्पीनेस के सिनोनिम है, जिनका सेम मीनिंग है। बट ग्लूम जो होता है, ग्लूम का मतलब कोई मुसीबत या कोई जो है गम। तो ये अपोजिट होगा हैप्पीनेस का। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। नेक्स्ट, डॉग, बाग, लॉइन क्या आएगा, इसका एनालॉजी क्या है। डॉग क्या कर, जो डॉग की साउंड होती है, हिज डॉग इज बार्किंग, ठीक है, भौंकना जिसको हम बोलते हैं। और लायन क्या करता है, रोर करता है। तो ये बेसिकली साउंड है, ये भी हमने एनालॉजी में पढ़ा था। तो एनालॉजी पेयर्स एनिमल्स विद द साउंड्स दे मेक, ठीक है। फिर मैंने ये हमने म्याऊ का पढ़ा था, ठीक है, जो बिल्ली करती है। तो रोर इज डन बाय लॉइन, बार्किंग कौन करता है, डॉग करता है, डॉग इज बार्किंग। नेक्स्ट क्या है आपका, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम ब्रेक द आइस का आपको मतलब बताना है। स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, क्रिएट ए प्रॉब्लम, कॉज ए मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रेक ए रूल। सो ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, ठीक है। द ईडियम ब्रेक द आइस मीन टू इनिशिएट ए कन्वर्सेशन इन अ सोशल सिचुएशन। जब आप एक फ्रेंडली, एक माहौल होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक, फिर कोई बात ही नहीं करता है, फिर हम बोलते हैं हु विल ब्रेक द आइस, कौन बात इनिशिएट करेगा, कौन बात स्टार्ट करेगा, उसी को हम बोलते हैं ब्रेक द आइस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द ईडियम हिट द नेल ऑन द हेड मीन, टू बी एक्यूरेट, टू मिस द पॉइंट, टू मेक एन एरर, टू हर्ट वनसेल्फ। ये हमने पढ़ा था जब हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे थे। सो इट विल बी टू बी एक्यूरेट, जब आप सही बात करते हैं, जब आप असल मकसद पे बात करते हैं, उसी को हम बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक। टू डिस्क्राइब और डू समथिंग प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन पे एक हमने एमसीक्यूज लाए हैं। हमने हर किसी टॉपिक पे एमसीक्यूज लाए। ही इज गुड डैश इंग्लिश, बताइए। सो द राइट आंसर, ये भी हमने पढ़ा था, राइट आंसर विल बी एट। जब भी हम किसी स्किल की बात कर रहे हैं, किसी प्रोफिशेंसी की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे कोई काम की बात कर रहे हैं जिसमें आप महारत रखते हैं, तो हम एट लगाते हैं, ठीक। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, द बुक इज़ लाइंग डैश ऑन द टेबल, बुक टेबल पे पड़ी हुई है, बताइए इसका प्रपोजिशन क्या लगेगा। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, ऑन। बुक इज लाइंग ऑन द टेबल टू इंडिकेट इट समथिंग इज रेस्टिंग ऑन ए सरफेस। जब भी सरफेस की बात आती है, कोई भी चीज़ किसी पे पड़ा हुआ है, किसी सरफेस पे है, तो हम उसके साथ ऑन लगाते हैं। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, द बुक इज लाइंग ऑन द शेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ही डाइड फ्रॉम कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड बाय कैंसर, ही डाइड इन कैंसर। इसमें करेक्ट आपको बोलना है, बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ही डाइड ऑफ कैंसर। ये भी प्रपोजिशन का ही एक एमसीक्यू है। डाइड ऑफ तब यूज होता है जब कॉज ऑफ डेथ
किसी बीमारी की वजह से होती हैं या इंटरनल कंडीशन से होती हैं, ठीक। मैंने आपको बोला था डाइड ऑफ, और फिर मैंने आपको बोला डाइड फ्रॉम हम तब यूज़ करते हैं जब जो किसी की डेथ होती है वो एक्सीडेंट से होती है, किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से, ठीक। और डाइड ऑफ मैंने आपको तब बोला था जो डिजीज़ की वजह से होती है, किसी इंटरनल कंडीशन। तो कैंसर जो है ये डिजीज़ है, एक इंटरनल चीज़ है, तो ही डाइड ऑफ कैंसर होगा, ठीक। आई होप ये भी आपने करेक्ट किया होगा, ये आपने पढ़ा होगा, ये मैंने प्रपोर्शन में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस स्लाइड। तो 25 क्वेश्चंस हमने किए। ये 25 जो क्वेश्चन थे ये आपके हर किसी टॉपिक में थे, ठीक है। जो आपके इंग्लिश के 25 जो एमसीक्यूज हैं, 25 मार्क्स आपके हैं। जो 10 टॉपिक उसमें से थे, हर टॉपिक से हमने एमसीक्यूज लाए थे। तो पेपर का जो फॉर्मेट होगा वो भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा, इसी फॉर्मेट में आपके 25 एमसीक्यूज होंगे। तो अब देखते हैं कि आपका स्कोर क्या बनता है। यू विल राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपका स्कोर क्या बनता है। और जो एक सवाल है जिसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, आई विल चेक इट आउट, उसका सही ऑप्शन क्या होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कमेंट सेक्शन में, वो मैं आपको लिखूंगा, ठीक है। तो अगर आपको 22 23 आता है दैट मीन्स यू आर डूइंग ब्रिलियंट, आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन है। इफ़ यू आर डूइंग 20+ तो वो भी ठीक है, बट यू नीड टू इम्प्रूव अप टू 22 प्लस अगर आपका आ रहा है तो दैट मीन्स यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।